साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं गढ़वाल किसान न्यूज और आज मेरी मुलाकात हो रही है आम आदमी पार्टी की बहुत ही सम्मानित प्रदेश अध्यक्षा उमा गौड़ सिसोदिया जी से। सबसे पहले मैडम नमस्कार। बहुत नमस्कार, आपका बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पर आए, आपका चैनल में स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब, बहुत धन्यवाद। मैडम, आने वाला 2027 में जैसे कि उत्तराखंड में चुनाव होने हैं, आप किस तरह देखते हैं इस चुनाव को? देखिए, बिल्कुल 2027 में चुनाव होने हैं और ये भी खबर है कि हो सकता है चुनाव इसी साल हो जाए। 2026 में भी मतलब हमें सुनने को मिल रहा है कि चुनाव है। कोई बात नहीं, आम आदमी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। इस समय हम लोगों का जो सबसे ज्यादा काम चल रहा है वो है संगठन निर्माण पे। अभी मेरे को कुछ दिनों पहले ही आम आदमी पार्टी के अध्यक्षा पद की मेरे को जिम्मेदारी मिली है और हमारी प्रदेश कार्यकारिणी तैयार है और उसमें अभी विस्तार की भी संभावनाएं हम लोग तलाश रहे हैं कि हमारे जो पुराने और कर्मठ कार्यकर्ता हैं उनको हम प्रदेश में लेकर आए और उसके बाद सभी जिलों में जिलाध्यक्ष, उसमें हमारे कुछ जिलाध्यक्ष नियुक्त भी हो चुके हैं। बाकी की मतलब फाइनल लिस्टिंग जिसे कहते हैं वो हमारी तैयार हो रही है और विधानसभा अध्यक्ष और उसके बाद जो भी वहाँ पर पद होते हैं उस पर भी हमारे कार्यकर्ता जो है वो पूरी तरह से काम कर रहे हैं। तो बहुत जल्दी हमारा संगठन भी लगभग तैयार हो जाएगा और सबसे बड़ी बात है कि आम आदमी पार्टी इस समय जिन मुद्दों को लेकर चुनाव में आई है वो मुद्दे उत्तराखंड के लिए बहुत मौजूद मुद्दे हैं। आप अच्छे से जानते हैं कि स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार आम आदमी पार्टी का मुद्दा रहा है और दिल्ली में जिस तरीके से हमने स्वास्थ्य और शिक्षा पर काम किया और वहां पर और पंजाब में भी हमने जिस तरीके से काम किया वो किसी से छुपा नहीं है। उसको मुझे ज्यादा बखान करने की मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि बच्चा बच्चा जानता है हिंदुस्तान का कि किस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी ने काम किया। स्वास्थ्य मंत्री हमारे जो जैन साहब रहे हैं उन्होंने काम किया। हमने एक बड़ी लकीर खींच दी है स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में। तो आम आदमी पार्टी इन्हीं मुद्दों को लेकर मैदान में है और 2027 का चुनाव स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार पर ही लड़ा है। मैडम, जैसे कि यहाँ पे लगातार उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी अपने आप में एक राष्ट्रीय पार्टी है, एक बहुत बड़ी पार्टी है और उसी तरह कांग्रेस भी अपने आप में एक राष्ट्रीय पार्टी है और अपने आप में एक बहुत बड़ी पार्टी है। तो आपके पास इस तरह से कौन से मुद्दे होंगे जो आप इनको चुनौती दे पाएंगे? सबसे पहली बात तो मुझे बहुत खुशी होती है जब मीडिया और समाज और जो चर्चा का विषय है वो आम आदमी पार्टी की आप जो तुलना बीजेपी और कांग्रेस से करते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। हमें लगता है कि वाकई में हम कुछ। सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूंगी कि कांग्रेस जो लगभग 138-40 साल पुरानी पार्टी है और बीजेपी भी जनसंघ से अगर हम शुरू करें तो लगभग 100 साल से ज्यादा पुरानी पार्टी है और हमारी पार्टी इन दोनों को देखते हुए सबसे नई पार्टी है। और बहुत खुशी की बात है कि जिस तेजी से आम आदमी पार्टी को जनता ने स्वीकार किया है और आज हम एक राष्ट्रीय पार्टी है, मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है कि हम अरविंद केजरीवाल जी के साथ हैं जिन्होंने एक विजन शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर एक विजन जो है और बच्चों को जिस तरीके से उन्होंने रोजगार के लिए भी तैयार किया और सबसे बड़ी बात तो बच्चों के अंदर ये विश्वास भरा है कि आप चाहे सरकारी स्कूल से हो, आप चाहे किसी भी आर्थिक क्षेत्र से हो, आप भी आईआईटी आईआईएम क्रैक कर सकते हैं। वो शिक्षा का स्तर उन्होंने वहां पर दिया है। तो मैं समझती हूँ कि हमारा कोई कंपेयर नहीं है। आप 150 साल पुरानी पार्टियों से अगर हमारा कंपेयर कर रहे हैं तो ये हमारे लिए पक्की की बात है। आप उत्तराखंड में जो ये पेपर लीक का मामला है, बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार का मामला है, क्या कहेंगे आप अपनी ओर से? देखिए, पेपर लीक वाकई में एक बहुत संवेदनशील मुद्दा है। हमने उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एक बच्ची को इसमें खोया है। रिया थापा वो होनहार बच्ची थी जिसने इस पेपर लीक की वजह से जो ये घटना हुई है उसने सुसाइड कर लिया और हम तहे दिल से उस परिवार के साथ हैं, आम आदमी पार्टी। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि सिर्फ साथ होने से फर्क नहीं पड़ता। कहने को तो कांग्रेस, बीजेपी सभी सामाजिक दल की हम सांत्वना प्रकट करते हैं। हम लोग गए, उनके पिताजी से मिलकर आए, अपनी सांत्वना हमने प्रकट की, लेकिन उससे कुछ होता नहीं है। सांत्वना प्रकट कर देने से वो बच्ची वापस नहीं आ जाएगी। वो बच्ची की यादें सिर्फ हमारे साथ है और उन यादों को ढाल बनाकर हमें आगे पेपर लीक ना हो, आगे हमारे बच्चों के साथ कुछ गलत ना हो, आगे हमारे होनहार बच्चे आत्महत्या ना करें, इस पर एक ठोस रणनीति बनानी पड़ेगी और सरकार को ये चेताना पड़ेगा कि एनफ इज एनफ, बहुत हो चुका है। अब हमारे बच्चे, ये होनहार बच्चे जिनको कि डॉक्टर बनना था, जिनको कि समाज में एक मिसाल कायम करनी थी, जिन्हें कि हजारों लाखों लोगों का इलाज करना था, वो बच्चा फांसी के फंदे पर झूल गया। मैं और जगह की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ अपने उत्तराखंड की भी अगर बात करूं तो रिया थापा की जो घटना है उसने मुझे झकझोर दिया और मैं समझती हूँ कि समाज के हर संवेदनशील व्यक्ति को झकझोरा होगा। तो सब लोगों को उठकर बाहर आना चाहिए और सरकार से
क्वेश्चन करना चाहिए कि कैसे हमारा एक होनहार बच्चा जो है वो फांसी के फंदे पर लटक गया और कौन है इस घटना का दोषी। जी, जैसे कि आप भी एक महिला हैं, मैं महिला होने के नाते आपसे पूछ रहा हूँ कि जो घर के चूल्हे से लेके और पूजा स्थल तक बढ़ती हुई महंगाई, इसमें क्या कहेंगे आप? जी हाँ, बिल्कुल, बढ़ती हुई महँगाई के बहुत सारे कारण हो सकते हैं जो हमारी सरकारें गिनाती हैं, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि आपका मैनेजमेंट, महँगाई देखिए एक ठीक है, एक आपका मुद्दा है, लेकिन आपका मैनेजमेंट भी कहीं न कहीं ज़ीरो है। जब तक बंगाल में चुनाव थे तब तक तो हमारे दाम नहीं बढ़े, हमारे पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े। जैसे ही बंगाल का चुनाव खत्म हुआ, पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो आसमान छूने छूने लगे। तो जैसे ही पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं, पूरे एक-एक वस्तु पे महंगाई की जो मार है वो शुरू हो जाती है और सबसे ज्यादा महंगाई की मार जो पड़ती है वो पड़ती है हमारी रसोई पर। कहाँ आप 400 का जब सिलेंडर था तब बीजेपी के बड़े-बड़े नेता और बड़ी-बड़ी नेत्रियां सिलेंडर लेकर सड़कों पर बैठे रहते थे। आज सिलेंडर जो है 1000 के पार हो गया। अब ब्लैक में सिलेंडर 3-3 4-4 हजार का भी बिक गया। ऐसे में आप महंगाई को रोकने की बजाय सिर्फ ये कह दें कि जनता समझ नहीं रही है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, ये कोशिशें नाकाफी हैं। आपको पहले से ही इस चीज का आपको प्रिपरेशन, क्योंकि आप देखिए हमारा क्वेश्चन सरकार से है, आप सरकार में है, सत्ता आपके पास है, पूरा मैनेजमेंट आपके पास है, पूरा सिस्टम आपके पास है, तो हम भी एक आम नागरिक के रूप में आप ही की तरफ देख रहे हैं। तो आप हमें बताइए कि ये महंगाई इतनी बढ़ क्यों रही है। आप लोगों का सिस्टम मतलब सिस्टम फेल्योर, मैं कहना चाहूंगी सिस्टम फेल्योर, आपकी नीतिगत आपकी ये कमजोरी इसमें साबित हुई है कि महंगाई जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है और आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। आपके पास इतना बड़ा सरकारी अमला है, इतने बड़े आईएएस ऑफिसर की पूरी जमात है, आप उन उन ब्रिलियंट ब्रेन, मैं कहती हूँ आईएएस ऑफिसर्स का होता है, आप उनके साथ बैठकर एक ऐसी रणनीति क्यों नहीं बताते कि आप महंगाई को कंट्रोल कर पाए। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से काम हो रहा है उसमें जो धार्मिक विद्वेष फैलाने में आप लोगों का ज्यादा ध्यान है, ना कि जनता को सेवा देने। मैडम, उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी को अभी तक न्याय नहीं मिला। क्या आम आदमी पार्टी इस चुनाव में अपने एजेंडे में इस बात को भी लेके आएगी? देखिए, एक महिला होने के नाते मैं उन सभी महिला मुद्दों पर मुखर हूँ जिसमें कि हमारे उत्तराखंड की महिलाएं शामिल हैं। अंकिता भंडारी एक ऐसा सेंसिटिव मुद्दा है। देखिए, मेरी खुद की 2 बेटियां हैं। मैं जब अंकिता भंडारी की जो उम्र है वो मेरी बड़ी बेटी के बराबर है, तो कहीं न उस चीज़ को मैं रिलेट करती हूँ कि सिर्फ़ बच्ची जो है अंकिता, वो सिर्फ़ 10,000 रुपए की नौकरी के लिए, आप देखिए हमारे उत्तराखंड में रोज़गार की हालत क्या है। क्या कोई माँ अपनी इच्छा से महज़ 10,000 रुपए की नौकरी करने के लिए जंगल में बसे उस रिसोर्ट पे अपनी जवान बच्ची को भेज देगी? कितनी मजबूरी उन माँ-बाप की रही होगी, कितनी गरीबी उस परिवार में रही होगी कि उन्होंने उस बच्ची को वहाँ पर जाने के लिए परमिशन दे दी। सबसे पहले तो कोई भी माँ नहीं भेजेगी, मैं अपनी बच्ची को नहीं भेजूँगी। शायद आप भी अपनी बेटी को नहीं भेजेंगे कि 10,000 रुपए की नौकरी के लिए ऐसे सुदूर जंगल में स्थित इस रिसोर्ट में हमारी बच्ची जो है काम करने के लिए जाए। तो आप ये समझिए कि वो हमारे पहाड़ों पर रोजगार की स्थिति क्या है। वो बच्ची अपनी अस्मत बचाते हुए शहीद हो गई अंकिता भंडारी, और आज तक भी धामी जी उसको न्याय नहीं दिला पाए। पूरा उत्तराखंड सड़कों पर उतर गया, तब कहीं जाके सीबीआई की जांच के आदेश हुए हैं। 6 महीने सीबीआई की जांच को मतलब जारी हो चुके हैं और आप देखिएगा चुनाव तक सीबीआई जांच की मुझे नहीं लगता कि रिपोर्ट आएगी। ये रिपोर्ट कभी आएगी तो चुनाव के बाद ही आएगी और इस रिपोर्ट में भी मतलब ठीक है, सीबीआई की जांच है, हमने भी मांग की, लेकिन मैं कहूँ कि अगर मैं 100% भरोसा करूँ सीबीआई पर तो मुझे पूरी तरह से भरोसा नहीं है। ठीक है, आप उनकी जांच आने दीजिए, उसके बाद हम देखते हैं कि आम आदमी पार्टी क्या रणनीति इस पर अपनाती है। मैडम, आपको अभी बहुत ही नई एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है प्रदेश सरकार। आपको एक बहुत बड़ा पद मिला है, अध्यक्ष का पद मिला है आपको। आपको जो ये आम आदमी पार्टी है 70 सीटों में कितनी सीटों पे चुनाव लड़ा रहे हैं आप? देखिए, हमारा लक्ष्य पूरी 70 सीटों पर चुनाव लड़ने का है। देखिए, जब हम व्यवस्था बदलने की बात करते हैं, हम लोग परिवर्तन की बात करते हैं, तो हम 70 सीटों पर ही चुनाव लड़ेंगे। और आप ठीक है, मैं बहुत सारे मीडिया ये क्वेश्चन पूछता है कि आम आदमी पार्टी बीच में बिल्कुल डाउन हो गई थी। हमारे जो पीठ पर खंजर हमारे कुछ नेताओं ने जो फूँका है, वाक़ई में वो आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा मतलब डाउन था। बहुत ज़्यादा हम लोग उस समय इमोशनल रूप से भी हम लोग अपने आप को कमज़ोर फ़ील कर रहे थे। चाहे वो हमारे बड़े नेता, हमारे मुख्यमंत्री चेहराओं में अच्छा नहीं लगा था कि हमें इस तरीके से जिन पर हमने भरोसा किया वो हमें छोड़कर चले गए। लेकिन कोई बात नहीं, ये राजनीति होती है। मैं अपने उन नेताओं को भी कहना चाहूंगी कि वो जहाँ जिस पार्टी में है वहां पर वो बुलंदियां हासिल करें। हमें उनसे कोई गिला शिकवा अब नहीं है।
आम आदमी पार्टी पूरी तरह से 70 विधानसभाओं पर चुनाव लड़ेगी और हम पूरी मुस्तैदी के साथ और पूरी हिम्मत के साथ चुनाव लड़ेंगे। मैडम, जैसे कि यहाँ पे देहरादून में नगर निगम है, अन्य नगर निगम भी है, ग्राम प्रधान है, ग्राम पंचायत सदस्य हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी का तो न तो गांव में भी कोई प्रधान है, ना तो नगर निगम में कोई वार्ड अध्यक्ष है। तो आप कैसे इस चुनाव को देखेंगे कि हम लोग कहीं न कहीं जो है अपनी सीट को बरकरार करके आगे बढ़ेंगे? देखिए, मैं बहुत खुशी फ़ील करती हूँ जब लोग हमसे इतनी उम्मीद लगाते हैं। मैंने अभी कहा कि हम सबसे नई पार्टी हैं। हमसे पुरानी तो यूकेडी यहाँ पर है और कांग्रेस और बीजेपी तो सदियों पुरानी पार्टी हैं, वो तो एक सदी का आंकड़ा पार कर चुकी हैं। तो हम लोग सबसे नई पार्टी हैं। आप हमें आने दीजिए, कोशिश करने दीजिए, काम करने दीजिए, जनता के बीच में आने दीजिए। मुझे लगता नहीं है कि जनता हम पे भरोसा नहीं करेगी। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, सहज पके सो मीठा होए, आम आदमी पार्टी अपनी जगह उत्तराखंड में ज़रूर बनाएगी। आपका घोषणा पत्र में कौन-कौन से ज्वलंत मुद्दे होंगे जो आप घर-घर दरवाजे पे लेके जाएंगे? स्वास्थ्य हमारा सबसे बड़ा मुद्दा होगा। अभी हमने ऑपरेशन हॉस्पिटल करके एक मुहिम पूरे उत्तराखंड में चलाई हुई है और इस मुहिम के तहत हमारे कार्यकर्ता गाँव में, शहरों में हर एक हॉस्पिटल का दौरा कर रहे हैं। आज अभी आपके सामने फ़ोन आ रहा था, मुझे भी अभी वहीं निकलना है। तो हमारे कार्यकर्ता एक-एक हॉस्पिटल का, सरकारी अस्पताल का दौरा कर रहे हैं। वहाँ पर क्या-क्या खामियाँ हैं, जनता से बात कर रहे हैं, छोटे-छोटे वीडियोज़ बना रहे हैं और मैं महिला होने के नाते मैं जनता की जो खासतौर पे हमारी महिलाएँ हैं उत्तराखंड में, उनको जो प्रॉब्लम्स है मैं उन पर ज्यादा मुखर हूँ क्योंकि मैं कहीं ना कहीं अपने आप को उनसे रिलेट कर पाती हूँ कि अगर मुझे कोई महिला जनित कोई बीमारी है, कोई महिलाओं को जो कुछ विशेष बीमारियां या कुछ विशेष उनके जैसे वो अगर उनको प्रेगनेंसी टाइम है तो उस समय उनको जो फील होता है, जो उनकी जो प्रॉब्लम्स होती है, मैं उसे कहीं ना कहीं रिलेट करती हूँ। हमारा उत्तराखंड आज भी डंडी कंडी पे चल रहा है। हमारे उत्तराखंड की ग्रामीण महिलाएं आज भी डंडी कंडी पे ही अस्पतालों तक आती हैं और अस्पतालों में हमारा डॉक्टर्स मिलते हैं, वो रेफरल सेंटर बन चुके हैं। उसके बाद आपको हल्द्वानी या देहरादून के किसी बड़े अस्पताल में उनको शिफ्ट कर दिया जाता है, यहाँ भेज दिया जाता है। हम यहाँ पर जाकर हमने जब उन अस्पतालों की हालत देखी जहाँ से पूरे उत्तराखंड के मरीज रेफर होकर आते हैं, तो हमें इतनी खामियां वहां पर मिली हैं कि हम उसकी बाकायदा एक पूरी रिपोर्ट बना रहे हैं और इस रिपोर्ट को लेकर ही हम जनता के बीच में जाएंगे। और मुझे लगता है कि जनता स्वास्थ्य का इतना ये बड़ा मुद्दा है और दूसरा मुद्दा रहेगा हमारा शिक्षा। हमने दिल्ली में करके दिखाया, हमने पंजाब में सरकारी स्कूलों की हालत को सुधार कर दिखाया, तो उत्तराखंड में भी आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो इन दो मुद्दों पर बिल्कुल हम लोग काम करेंगे। मैडम, सबसे पहले तो मैं आपको प्रदेश अध्यक्ष बनने पे मैं भी अपने चैनल के माध्यम से आपको शुभकामनाएं और बधाई बहुत देता हूँ। बहुत धन्यवाद। और आप अपनी ओर से प्रदेश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आज? मैं आज के सिनारियो में इस प्रदेश की जनता को सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि वो लोग जो हमारे बीच में धर्म की राजनीति करते हैं या क्षेत्रवाद की राजनीति करते हैं, उन लोगों से आप लोग सावधान रहिए। हमारा उत्तराखंड बहुत शांत प्रदेश रहा है। हमारा उत्तराखंड सर्वधर्म संभाव वाला क्षेत्र रहा है, देवभूमि रहा है, जगह-जगह हमारे यहाँ देवता निवास करते हैं। तो इस उत्तराखंड की खूबसूरती को जो हमें ईश्वर ने नैसर्गिक जो हमें खूबसूरती दी है और जो सामाजिक हमारी खूबसूरती है, उसको हमें ही बचा कर रखना है। हमें किसी की बातों में नहीं आना, हमें अपने सांप्रदायिक सौहार्द को नहीं बिगड़ने देना, ये आपका, मेरा, हम सबका कर्तव्य है। आपका चैनल को समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। साथियों, आप देख रहे हैं गढ़वाल किसान न्यूज। मैं हूं वरीश चंद्रा। नमस्कार।